तो सबसे पहले टॉमस हॉब्स यानी थॉमस हॉब्स को थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन थे। तो टॉमस हॉब्स 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक था। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉमस भी लिखा है, कहीं कहीं थॉमस भी लिखता है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना, हम हॉब्स को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो ये टॉमस हॉब्स थे वो 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे, जिसने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने अपने युग के राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन देखे, उनसे उसे विश्वास हो गया कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए सुदृढ़ शासन व्यवस्था जरूरी है। उसने अपने इस दृष्टिकोण को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार देकर एक नया राजनीति सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया। हॉब्स ने अपने समकालीन इंग्लैंड में गृहयुद्ध का प्रकोप देखा था। वहां जेम्स प्रथम के राज्यकाल से ही राजमुकुट और संसद के परमाधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रश्न पर निरंतर संघर्ष चल रहा था। देखिए दोस्तों, अगर हमें किसी भी दार्शनिक के, किसी भी फिलोसोफर के सिद्धांतों को समझना है तो पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कब का दार्शनिक है, किस टाइम पीरियड का वो दार्शनिक था, और जब वो दार्शनिक था तो माहौल कैसा था, कंडीशंस कैसी थी स्टेट में, या परिस्थितियां कैसी थी। तो उसी को अभी हम जान रहे हैं। देखिए, जो टॉमस हॉब था वो एक इंग्लिश दार्शनिक था, एक इंग्लैंड का व्यक्ति था। ठीक है। अब जो थॉमस हॉब्स था, इसने गृहयुद्ध होते हुए देखा था इंग्लैंड में। इसने देखा था कि जो राजा था और जो संसद थी इंग्लैंड में, उसके मध्य कई तरह के विवाद इसने देखे थे। जो गृहयुद्ध हुआ था वो भी इसने देखा था। अब उसी संदर्भ में ये एक ऐसी शासन प्रणाली बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी शासन प्रणाली हम सब दुनिया के सामने रखते हैं, जिसके द्वारा एक सुदृढ़, एक मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। देखिए, इन्होंने या थॉमस हॉब्स ने इंग्लैंड में गृहयुद्ध को देखा, तो इसने मतलब देखा कि गृहयुद्ध वगैरह के चलते ये जो संसद है वो राजा के अधिकारों को कम कर रही है या एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रही है। तो इसने ऐसे माहौल में एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जो कि एक सुदृढ़ शासन प्रणाली थी। बस फ्रेंड्स, अभी हमें बस इतना ही समझना था और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसे बस हमने कॉन्सेप्ट को, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी बातें की हैं वो की हैं। ठीक है। तो थॉमस हॉब्स कौन था और उस समय कैसी परिस्थितियां थी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है ह्यूमन नेचर का। अब ह्यूमन नेचर के बारे में यहाँ पर थॉमस हॉब्स ने जो भी बातें बताई हैं, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब एक और बात ध्यान रखना दोस्तों, जितनी भी बातें हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप थोड़ा लगातार सुनते रहेंगे। अब मुझे लगेगा कि आप सही से सारी बातें नहीं सुन रहे, मैं आपको बस जल्दी से समझा दूं, तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब मुझे विश्वास रहेगा कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, तो मैं आपको निश्चिंत होकर पढ़ा सकता हूँ, और जब मैं निश्चिंत रहूँगा तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बट वेट कीजिए, आप थोड़ा सब्र रखना, मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी आप ध्यान से सुनिए। तो अब हम बात करते हैं मानव प्रकृति की। अब थॉमस हॉब्स ने मानव प्रकृति का विश्लेषण कुछ इस तरह से किया है। गैलीलियो की यांत्रिकी से प्रभावित होकर हॉब्स ने यह विचार रखा कि संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या यांत्रिक दृष्टि से की जा सकती है। मानव प्रकृति पर भी यही बात लागू होती है। पुराने वैज्ञानिक यह मानते थे कि सभी वस्तुओं की प्राकृतिक अवस्था निश्चलता यानी कि रेस्ट की स्थिति है, लेकिन गैलीलियो के अनुसार सभी वस्तुओं की प्राकृतिक प्रवृत्ति गति है, मोशन है, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव हो। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए थॉमस हॉब्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है। देखिए दोस्तों, अब थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत सारी बातें करेगा और कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो गैलीलियो था उसकी बात करते हैं। देखिए, गैलीलियो ने यांत्रिकी का सिद्धांत सामने रखा था दुनिया के सामने, और उसने कहा था
कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सजीव हों यानी कि लिविंग थिंग्स हो या निर्जीव हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो गति होती है उनके अंदर मोशन होता है। मतलब वो रेस्ट नहीं कर रही होती है, वो बिल्कुल निश्चिलता से बैठी नहीं होती है, वो उनके अंदर मोशन होता रहता है, मतलब वो चीज़ें कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वो कहते हैं कोई निर्जीव चीज़ भी है तब भी उसके अंदर भी गति हो रही है, ये गैलीलियो कहता था। अब थॉमस हॉब्स और जो पुराने वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते थे। पुराने वैज्ञानिक कहते थे कि जो सभी वस्तुएं हैं वो रेस्ट की स्थिति में है। रेस्ट का मतलब कि वो कुछ गति नहीं कर रही हैं, मोशन नहीं कर रही हैं, ये पुराने वैज्ञानिक मानते थे। अब जो थॉमस हॉब्स था उसने गैलीलियो के सिद्धांत को अपनाया, उसने गैलीलियो की बात को अपनाया। उसने गैलीलियो की बात का यांत्रिकी का सहारा लेते हुए कहा कि जितने भी मनुष्य हैं वो हमेशा ही एक सक्रिय प्रणाली के रूप में रहते हैं, मतलब हमेशा ही वो गति करते रहते हैं, एक एक्टिव रहते हैं, मतलब डीएक्टिवेट नहीं होते हैं, निर्जीव नहीं है वो, उनके अंदर मोशन होता है और वो एक सक्रिय प्रणाली के रूप में रहते हैं। तो पहली बात ये कही थॉमस हॉब्स ने कि वो निरंतर मनुष्य जो है वो निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है। मनुष्य की मूल प्रकृति का विस्तृत विवरण देने के लिए हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति लेवियाथन के अंतर्गत एक काल्पनिक स्थिति का उल्लेख किया है, जिसे उसने प्राकृतिक दशा स्टेट ऑफ नेचर की संज्ञा दी है। तर्क के उद्देश्य से देखा जाए तो यह राज्य की स्थापना से पहले की दशा है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से क्या कभी सचमुच ऐसी दशा विद्यमान थी? हॉब्स इस प्रश्न को निरर्थक समझता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थॉमस हॉब्स ने मनुष्य की प्रकृति यानी कि ह्यूमन नेचर को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक लिखी है लेवियाथन, जिसका नाम है लेवियाथन। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ ये लेवियाथन का मतलब क्या होता है। देखिए, लेवियाथन एक बहुत ही दैत्यकार, एक बहुत ही जैसे कि होता है ना राक्षस टाइप, थोड़ा एक ऐसा जल जंतु है, मतलब कि पानी में रहने वाला एक जंतु है, एक एनिमल है लेवियाथन, जो काफ़ी शक्तिशाली होता है। तो जो हॉब्स था वो राज्य को लेवियाथन कहता था कि जो राज्य है वो शक्तिशाली है और वो नॉर्मल जो व्यक्ति है उनको हरा सकता है। तो लेवियाथन तो भाई एक एनिमल है तो वो तो हरा ही देगा। तो यहाँ पे यही मुझे समझाना था। लेवियाथन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एनिमल को बता रहा है। तो हॉब्स ने एक बुक लिखी थी ह्यूमन नेचर पर, जिसको उसने लेवियाथन का नाम दिया था। तो नाम आपको समझ में आ गया। अब मेन बात करते हैं कि इस बुक में उसने एक ऐसी स्थिति की बात की है जिसको हम कहते हैं, या जिसको उसने कहा है प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स ने अपनी बुक में स्टेट ऑफ नेचर की बात की है। अब ये क्या है? देखिए, स्टेट ऑफ नेचर को नॉर्मली हम समझते हैं कि जब राज्य नहीं था, जब कोई स्टेट नहीं था, तो उससे पहले जो दशा थी, जो कंडीशन थी, वही था स्टेट ऑफ नेचर। अब सचमुच ऐसा था या ऐसा नहीं था, थॉमस हॉब्स इस पर कोई भी कहता है कि ये ऐसा कुछ भी कहना निरर्थक होगा, इस पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थॉमस हॉब्स कहता है कि हाँ, राज्य से पहले एक दशा थी, प्राकृतिक दशा। अब वो कह रहा है इस पर डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये है तो है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स बात करता है। अब ये क्या था? तो देखिए, फिर भी इतना निश्चित है कि यदि राज्य को भंग कर दिया जाए तो मनुष्य ऐसी स्थिति में अवश्य पहुंच जाएगा। संक्षेप में, प्राकृतिक दशा एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य पर राज्य का अंकुश नहीं होता, अतः वह अपनी मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और निर्दय प्राणी है, इसलिए प्राकृतिक दशा में सारे मनुष्य अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। उन पर किसी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, वे केवल एक दूसरे के विरुद्ध अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक दशा की स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता केवल अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों को धर दबोचने और लूट लेने की आज़ादी है। ऐसी हालत में लड़ाई झगड़े और छीना झपटी का बोलबाला रहता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई की दशा है। यह
अनंत उत्पीड़न की और असुरक्षा की स्थिति है। ऐसी हालत में उद्योग धंधों या व्यवस्थित उत्पादन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनुष्यों के कोई मान्य अधिकार नहीं होते और कोई किसी के प्रति नैतिक दायित्व से नहीं बंधा होता। इसमें मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। हर मनुष्य दूसरे का शत्रु होता है। अपने सुख के लिए वह दूसरे को पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। अब देखिए दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर की बात की है। हम पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन प्रकृति के बारे में, उसने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया, तो इसी में थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक दशा की बात की है। अब प्राकृतिक दशा का मतलब क्या था? प्राकृतिक दशा का मतलब था कि राज्य के जन्म से पहले जो कंडीशन थी, जो दशा थी, वो प्राकृतिक दशा थी। ये एक ऐसी दशा थी जिसमें सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे, कोई किसी का गुलाम नहीं था और सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे और एक दूसरे को धर दबोचने वाली जो पॉलिसी होती है उसको अपनाते थे। मतलब एक व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति था, वो दूसरे छोटे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता था। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती थी। प्राकृतिक दशा में ऐसा ही होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जाती थी, छीना झपटी बहुत ज़्यादा होती थी और यही सब कुछ था प्राकृतिक दशा में। जो प्राणी था वो ह्यूमन नेचर के बारे में और ये बातें की। इन शॉर्ट कहा जाए तो एनार्की की सिचुएशन थी, अराजकता की स्थिति थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे से लूट मार मची थी। जो ज़्यादा ताकतवर होता था वो जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनको गुलाम बना लेता था। तो ये सारी स्थिति थी। मतलब कि जो भी व्यक्ति जितनी स्वतंत्रता चाहता था उसका खुलकर प्रयोग करता था। कोई लिमिट नहीं थी स्वतंत्रता की, शक्ति प्रयोग करने की कोई लिमिट नहीं थी। जितनी जिसके पास शक्ति होती थी वो उतना उसका प्रयोग करता था, कोई बाउंडेशंस वगैरह नहीं थी। अब इसी में मनुष्य के बारे में बहुत सारी बातें कह दी हैं थॉमस हॉब्स ने, जैसे कि मनुष्य जो था वो स्वभाव से ही स्वार्थी था, निर्दयी प्राणी था। तो ये सारी चीज़ें थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में कही। अब देखिए दोस्तों, हम ह्यूमन नेचर को पढ़ रहे हैं बट हमने साथ में ही स्टेट ऑफ नेचर को भी पढ़ लिया। स्टेट ऑफ नेचर अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे स्टेट ऑफ नेचर अलग से पढ़ना है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन नेचर में ही स्टेट ऑफ नेचर भी आ गया कि स्टेट ऑफ नेचर प्राकृतिक दशा क्या होती है, कैसी थी थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग। पर क्योंकि सबकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां कुल मिलाकर बराबर होती हैं, इसलिए कोई किसी को पराधीन नहीं बना पाता। हर कोई एक दूसरे से डरा डरा रहता है। यहाँ हॉब्स ने प्राकृतिक समानता, नेचुरल इक्वालिटी का विचार प्रस्तुत किया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से कोई मनुष्य किसी दूसरे से कम नहीं होता। कोई शारीरिक रूप से बलशाली होगा तो दूसरा मानसिक रूप से तीक्ष्ण बुद्धि होगा और उसकी कसर पूरी कर देगा। यदि ऐसा ना होता, कुछ मनुष्य स्थायी और निश्चित रूप से किन्हीं दूसरे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते तो वे उन्हें पराधीन बनाकर स्वयं निश्चिंत हो जाते। फिर वे बराबरी के स्तर पर एक दूसरे के साथ समझौता करने को क्यों तैयार होते, जिसे हॉब्स ने राज्य के निर्माण का आधार माना है। अभी हम आगे बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर थोड़ी सी बात की जा रही है। देखिए, अब थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन थी वहाँ पर स्थिति तो ऐसी ही थी, छीना झपटी वाली, बट जो लोग थे उनकी जो क्षमता थी, शारीरिक क्षमता, मानसिक, वो लगभग बराबर थी। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह गुलाम नहीं बना सकता था, क्योंकि जो शक्तिशाली व्यक्ति था, जो पावरफुल था, जिसकी बॉडी अच्छी थी, शारीरिक रूप से वो काफ़ी ताकतवर था, वो एक कमज़ोर व्यक्ति को भले ही गुलाम बनाने की कोशिश करता था, बट जो कमज़ोर व्यक्ति था वो मानसिक रूप से काफ़ी चालाक था, तो वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उस बलशाली व्यक्ति को भी मात दे सकता था। तो कुल मिलाकर जो लोगों की क्षमताएं थी, एबिलिटी थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो लगभग बराबर थे। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से डरा रहता था। मतलब कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर नहीं रह सकता था कि मैं तो शक्तिशाली हूँ,
मुझे तो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है, तो मैं शक्ति से रह ले सकता हूँ। कॉमन सी बात है। देखिए दोस्तों, अब व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, बॉडी उसकी कितनी ही विशाल हो, बड़ी हो, बट अगर एक कमज़ोर व्यक्ति के पास हथियार है तो वो उस हथियार से उस व्यक्ति को ख़त्म कर सकता है। तो मतलब ये है कि व्यक्तियों की क्षमताएं लगभग बराबर थी। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर था तो मानसिक रूप से वो काफ़ी होशियार था। अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर था तो मानसिक रूप से होशियार था। अगर मानसिक रूप से कमज़ोर था, शारीरिक रूप से मतलब वो काफ़ी ताकतवर था। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं यहाँ पर कि जो मनुष्य थे वो लगभग उनकी क्षमताएं बराबर थीं। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक समानता की बात कही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्य आखिर समझौता क्यों करते आगे चलकर। थॉमस हॉब्स ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो मनुष्य आगे चल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते, सामाजिक अनुबंध क्यों करते। और अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब अगर प्राकृतिक समानता यानी कि मनुष्यों की क्षमताएं समान नहीं होती तो कोई व्यक्ति सभी मनुष्यों को या कुछ व्यक्तियों को गुलाम बनाकर उनके ऊपर राज करता और निश्चिंत होकर रहता। ये थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। बट ऐसा नहीं था कि सभी की क्षमताएं बराबर थी, इसीलिए आगे चलकर व्यक्तियों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ह्यूमन नेचर को समझ लिया। हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में जो भी बातें की हमने उसको समझ लिया। उसने कई सारी बातें की। पहली बात है कि वो मोशन के बारे में बात कर रहा था कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो निरंतर मोशन करता रहता है, उसके अंदर सक्रियता होती है, वो सक्रिय प्राणी है, एक एक्टिव है। और इसके अलावा उसने प्राकृतिक दशा के समय, स्टेट ऑफ नेचर के समय मनुष्य की कई सारी क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि जो मनुष्य थे वो स्वार्थी था, मनुष्य निर्दयी था, और भी कई सारी चीज़ें उसने बताई। और फिर उसने लास्ट में कई सारी बातें बताई जैसे कि मनुष्यों की जो क्षमताएं थी वो लगभग बराबर थी। तो आई होप आपको यहाँ तक नेचर ऑफ ह्यूमंस था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुबंध की संकल्पना की, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सारे जो टॉपिक्स बता रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपके सारे ही इम्पॉर्टेंट होंगे, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप राजनीति, पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ोगे, थ्योरी की आप बुक पढ़ोगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सामाजिक अनुबंध के बारे में हॉब्स ने भी बात की है, जॉन लॉक ने भी बात की है, बट आज हम हॉब्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि सामाजिक अनुबंध क्या था, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में विशेष रूप से 3 वस्तुओं का अभाव रहता है: कला, संस्कृति और नौचालन। ऐसी हालत में उत्तम जीवन की कोई संभावना नहीं रह जाती। फिर यहाँ किसी के लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसमें न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की धारणाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक वस्तु पर पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन परंतु सामाजिक या कानूनी मान्यता, सोशल और लीगल रिकॉग्निशन के अभाव में ये अधिकार निरर्थक हो जाते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाला नियम चरितार्थ होने लगता है, यानी कि लागू होने लगता है। ऐसी घोर अनिश्चितता की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य मृत्यु के भय से त्रस्त रहता है। ऐसे में जीवन रक्षा की कामना एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में सामने आती है। मनुष्य की तर्क बुद्धि, जो नेशनलिटी होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, उसे आत्मरक्षा का रास्ता दिखाती है। प्रस्तुत संदर्भ में तर्क बुद्धि के निर्देशों को हॉब्स ने प्राकृतिक कानून की संज्ञा दी है। प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियमों का समुच्चय यानी कि समूह है, जैसे कि ये। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टॉपिक कठिन भी है, हार्ड है, इसे समझना इतना आसान नहीं, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आए, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, हॉब्स कह रहा है कि प्राकृतिक दशा थी। अब प्राकृतिक दशा में क्या था? कला नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, कोई नौचालन, नेविगेशन व्यवस्था नहीं थी,
ये कह रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक दशा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। तो प्राकृतिक दशा में यही था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब कहने का ये था कि आप अगर ताकतवर थे तो आप काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर सकते थे, आपका राज हो सकता था, कुछ इलाकों पर कुछ कुछ चीज़ों पर आपका अधिकार हो सकता था। बट जब आप कमज़ोर हो जाते थे, आप किसी के गुलाम बन जाते थे। हालांकि वो प्राकृतिक समानता की भी बात करता है हॉब्स, बट फिर भी हॉब्स कुल मिलाकर पहले तो यही कहता है कि प्राकृतिक दशा में जो स्थिति थी वो अराजकता की स्थिति थी। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। लोग स्वतंत्र तो बहुत थे, इतने स्वतंत्र थे कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको कोई दंड नहीं देगा। ये चीज़ आपके पास, ये अधिकार था। बट आप इस अधिकार का प्रयोग तभी कर सकते हो ना जब आप ताकतवर हो। अगर आप कमज़ोर व्यक्ति हो तो आप कैसे प्रयोग कर पाओगे इस अधिकार का? तो ये अधिकार का होना ना होना तो बराबर है। अब मान लो मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं 5 साल का मान लो एक लड़का हूँ और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इस दुनिया में चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। प्राकृतिक दशा चल रही है, नेचर, स्टेट ऑफ नेचर चल रहा है, बट मैं 5 साल का हूँ तो मैं अब राजा तो नहीं बन सकता। अब मैं राजा तो नहीं बन सकता, मैं 5 साल का व्यक्ति, मैं क्या कर लूँगा? तो मतलब मेरा अधिकार निरर्थक हो जाएगा। तो ये एक व्यक्ति नहीं, ये सभी के लिए निरर्थक था, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं था कि वो किसी दूसरे को पूरी तरह गुलाम बना पाए। तो स्टेट ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक दशा में यही स्थिति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर जिस दिन आपकी लाठी टूट जाएगी उस दिन भैंस भी आपके हाथ से चली जाएगी। ये हाल था। अब ऐसे सिचुएशन में अब मनुष्यों के अंदर प्राकृतिक अधिकार के रूप में अपनी रक्षा करने की कामना, एक इच्छा जागृत होती है कि मनुष्य को लगता है कि अब हमें अपनी जीवन की रक्षा करनी है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है कि हम अपने जीवन की रक्षा करें। ठीक है। अब आत्मरक्षा की जो भावना आती है ये कौन देता है मनुष्य को? ये मनुष्य की जो तर्क बुद्धि, मनुष्य का दिमाग है जो इंसान का, वो देता है। मनुष्य की तर्क बुद्धि, हॉब्स ने कहा कि हॉब्स मनुष्य की तर्क बुद्धि को प्राकृतिक कानून कहता है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य की तर्क बुद्धि यानी कि जो सोचने की जो क्षमता है, मनुष्य को जो निर्देश देती है, वो एक तरह से प्राकृतिक कानून होते हैं। अब प्राकृतिक कानून बहुत सारे थे जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कि हर मनुष्य का ध्येय शांति स्थापित करना है, अतः मनुष्य को तब तक शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए जब तक युद्ध सर्वथा अनिवार्य न हो जाए। मनुष्य मिलजुल कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहें, अतः प्रत्येक मनुष्य अपने लिए केवल उतनी स्वतंत्रता से संतोष करे जितनी वह अपने विरुद्ध दूसरों को दे सकता हो। तीसरा है, मनुष्य अपनी आपसी समझौतों का पालन करे, अपना उपकार करने वालों का उपकार करे और उनके प्रति कृतज्ञ हो। देखिए दोस्तों, अभी हॉब्स ने प्राकृतिक दशा की बात की, फिर हॉब्स कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक कानून की बात करते हैं। मनुष्य के अंदर एक तर्क बुद्धि आती है और फिर मनुष्यों की जो ये तर्क बुद्धि होती है वो कहती है, या मनुष्यों को अब लगने लगता है कि देखो, जो मनुष्य है वो शांति स्थापित करने वाला व्यक्ति है। मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापित करना होना चाहिए। हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता को लिमिट में रखना चाहिए। आप उतनी ही स्वतंत्रता प्रयोग करें जिससे दूसरे को हानि ना हो। ये सारे विचार मनुष्यों में पनपने शुरू होते हैं और इन विचारों को हॉब्स कहता है प्राकृतिक कानून। समझ पा रहे होंगे, मनुष्यों के अंदर तर्क बुद्धि आती है। कोई नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया कि प्राकृतिक दशा थी, फिर प्राकृतिक दशा के बाद प्राकृतिक दशा में ही मनुष्यों के अंदर अब समझ डेवलप हो रही है कि अब हमें कुछ शांति स्थापित करनी है। बस इतना समझ लो, बस काफ़ी है। आगे की बातें आपको समझ में आ जाएंगी, घबराइए मत। सही कहा जाए तो ये निर्देश मनुष्य के लिए केवल परामर्श का दर्जा रखते हैं, कानून का नहीं, क्योंकि ये उसे बाहर से बाध्य नहीं करते। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून की विशेषता यह है कि यह मनुष्य को केवल उनकी प्रकृति के आधार पर आपस में बांधता है और वह किसी दिव्य आदेश, परिपाटी या सकारात्मक कानून पर आश्रित नहीं है।
तो यहाँ पर जो ये प्राकृतिक कानून है, जो मनुष्य की समझ डेवलप हुई थी, ये जो कानून है वो बहुत बाध्यकारी नहीं है, बाउंडेशन नहीं थी कोई। ये एक सलाह के रूप में थे कि मनुष्यों को अब शांति स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए, हम सबके हित एक जैसे हैं। मनुष्य ने ऐसा सोचना शुरू किया कि हमें एक दूसरे की स्वतंत्रता को लिमिट में रखना चाहिए, जिससे एक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो, और अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए या उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये जो कानून थे ये एक सलाह थी बस, ये प्राकृतिक कानून कोई बाउंडेशन नहीं थे कि आपको मानना ही पड़ेगा, ये एक सलाह के परामर्श के तौर पर थे। और ये जो हॉब्स ने बताया, ये जो प्राकृतिक कानून थे ये देवीय आदेश पर आधारित नहीं थे। देवीय आदेश यानी कि भगवान ने ये कानून बनाए हैं, देवी शक्ति मिली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यह हमें इसलिए बांधता है क्योंकि हम इसे मान्यता देते हैं। हॉब्स कहता है कि ये जो कानून थे, प्राकृतिक कानून, ये हमें इसलिए बांधता है, इसलिए एकजुट करता है क्योंकि हमने इन कानूनों को मान्यता दी थी। ह्यूमंस ने, व्यक्ति ने इन कानूनों को मान्यता दी थी। यह ऐसे नियमों का समुच्चय है जिन्हें मनुष्य की बुद्धि हिसाब किताब लगाकर उसकी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक सिद्ध कर देती है। यह मनुष्य की सूझबूझ और दूरदर्शिता की देन है। इस तरह प्राकृतिक कानून के बारे में हॉब्स की संकल्पना इस विषय पर प्राचीन काल के स्टोइक दार्शनिकों, रोमन न्यायशास्त्र या मध्ययुगीन धर्मशास्त्र की धारणाओं से मूलतः भिन्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो प्राकृतिक कानून के बारे में हॉब्स ने कहा, ये कानून जो थे वो मनुष्य की समझ सूझबूझ से डेवलप हुए थे। मनुष्य ने देखा कि हमारी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये कानून जरूरी हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक कानून थे। ये कोई देवीय शक्ति के द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। अतः उसने प्राकृतिक कानून के प्राकृतिक अधिकार को ही अपने तर्क का आधार बनाया और उसकी कोई अलौकिक व्याख्या स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर हॉब्स ने प्राकृतिक कानून को प्राकृतिक आधार ही दिया। कहा कि ये जो प्राकृतिक कानून है वो किसी चीज ने नहीं बनाए, बल्कि मनुष्य ने खुद अपने आप ही प्राकृतिक रूप से इन कानूनों को बनाया। जब मनुष्य ने देखा कि हमारी सुरक्षा खतरे में, तो उन्होंने अपने आप ही इन प्राकृतिक कानूनों को बनाया, मतलब अपने अंदर एक समझ डेवलप की और सब ने मिलकर एग्री किया इन कानूनों पर। ये कोई अलौकिक यानी कि भगवान की देन या इस विश्व से परे कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे ये कानून, ये हॉब्स ने कहा, ये माना हॉब्स ने। जब प्राकृतिक कानून मनुष्यों को प्राकृतिक दशा के त्याग की प्रेरणा देता है, तब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां जुटाना जरूरी हो जाता है। यदि मनुष्य सब वस्तुओं पर अपने असीम अधिकार को छोड़कर अपने अपने अधिकार सीमित करने के लिए आपस में समझौता कर लें, तो वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समझौते को लागू करने के लिए किसी शक्ति, किसी पावर की जरूरत होगी। इससे राज्य के निर्माण की जरूरत पैदा होती है, जिसमें एक ही इच्छा सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे और इस तर्क संगत समझौते का उल्लंघन करने वालों को इसके पालन के लिए विवश कर दें। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हॉब्स आगे कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक दशा थी, ये जो प्राकृतिक कानून थे, जब प्राकृतिक दशा की मतलब जब प्राकृतिक दशा को त्यागा जाता है और जब प्राकृतिक कानूनों के तहत लोग जब मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, मतलब एक तरह से जब लोग समझौता करते हैं, तो ये समझौता, हॉब्स कह रहा है कि ये समझौता तभी सही मायने में सही सिद्ध हो सकता है जब कोई शक्ति हो, कोई पावर हो जो इस समझौते को लागू करवाए। जैसे कि प्राकृतिक कानून तो बन गए नॉर्मली अपने आप ही कि अब जो मनुष्य का लक्ष्य होगा वो शांति स्थापित करना होगा और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को मतलब ठेस नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा। ये तो ठीक है, प्राकृतिक कानून बन गए, बट इसको अब मतलब एक तरह से यहाँ पर लोगों ने एक दूसरे से समझौता किया और प्राकृतिक दशा का त्याग कर दिया।
तो यहाँ पर जो ये समझौता हो रहा है, मतलब एक दूसरे की स्वतंत्रता वगैरह का ये जो समझौता हो रहा है, कानून बनाए जा रहे हैं, तो इस समझौते को लागू करने के लिए कोई शक्ति होना जरूरी है। हॉब्स कह रहा है कि बिना किसी शक्ति के ये समझौता व्यर्थ है, बिना इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगी, अर्थ नहीं होगा। मतलब कि एक राज्य की स्थापना की आवश्यकता पैदा होती है, और जो मतलब जो समझौते को लागू करवा सके और समझौते को ना मानने वाले को दंड दे सके या उन्हें विवश कर सके कि वो समझौते को स्वीकार करें। तो अभी दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर सामाजिक अनुबंध यही है कि पहले मनुष्य प्राकृतिक दशा में था, फिर प्राकृतिक दशा से मनुष्य ने एक दूसरे से समझौता किया कि हम एक दूसरे की स्वतंत्रताओं की रक्षा करेंगे, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे, एक दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करेंगे, इत्यादि समझौता किया गया। अब हॉब्स कह रहा है ये जो समझौता कर लिया गया, इस समझौते को लागू करवाने के लिए किसी एक व्यक्ति यानी कि किसी राज्य की जरूरत थी। तो इसी के चलते राज्य की स्थापना हुई। कोई प्रभु सत्ताधारी, किसी प्रभु सत्ताधारी की आवश्यकता थी। तो इसी कारण से समझौते के फलस्वरूप समाज में एक प्रभु सत्ताधारी आता है जो समझौते को लागू करवाता है। इस काम को संभालने के लिए प्रभु सत्ताधारी सॉवरेन अस्तित्व में आता है। इस तरह जो समझौता संपन्न होता है उसे सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह जो समझौता हुआ, सामाजिक समझौता हुआ, उसको सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध, नॉर्मली सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रस्तावित समझौते में प्रभु सत्ताधारी का उल्लेख जरूरी हो जाता है, इसलिए इस समझौते का यह रूप उभर कर सामने आता है। इसमें प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को ये वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इस सभा को, जिसे प्रभु सत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया जाता है, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपना अपना यह अधिकार छोड़ दो और इसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। प्रभु सत्ताधारी इस समझौते का भागीदार नहीं होता क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इस समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो समझौता होता है, इस समझौते में प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने सारे अधिकारों को प्रभु सत्ताधारी को सौंप रहा हूँ। अब जो भी है प्रभु सत्ताधारी ही है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं, अगर तुम लोग भी इस अधिकार को छोड़ते हो तो मैं अपने अधिकार सारे के सारे प्रभु सत्ताधारी को दे रहा हूँ और मैं अपने अधिकार छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह समाज में जो व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति पर्सन्स जो होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स जो होते हैं, वो अपने अधिकार प्रभु सत्ताधारी को दे देते हैं, तभी ये समझौता संपन्न होता है। और अब प्रभु सत्ताधारी जो होता है वो इस समझौते का भागीदार नहीं होता है, क्योंकि ये समझौता तो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, लोगों के बीच में हुआ था, और लोगों ने समझौता करने के बाद ही तो प्रभु सत्ताधारी वर्ग अस्तित्व में आता है। मतलब कि प्रभु सत्ताधारी पहले नहीं था, समझौते के बाद आता है, इसीलिए समझौते का हिस्सा वो नहीं होता है। हॉब्स के अनुसार प्रभु सत्ता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। प्रभु सत्ताधारी को अपेक्षित अधिकार सदा सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक दशा में लौट जाना, जहां शांति या सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी आधार पर हॉब्स ने इंग्लैंड के गृहयुद्ध को अनुचित ठहराया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हॉब्स यही कह रहा है कि जो व्यक्ति होते हैं वो समझौता करने पर अपने अधिकार, अपने सारे राइट्स को प्रभु सत्ताधारी को सौंप देते हैं। अब प्रभु सत्ताधारी कोई राजा हो सकता है, हम प्रभु सत्ताधारी को कुछ भी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं जो राज कर रहा है। तो हॉब्स कहता है कि प्रभु सत्ताधारी को सारे अधिकार सौंप दिए जाते हैं और सौंपने के बाद उन अधिकारों को वापस नहीं मांगा जा सकता।
मतलब अगर वापस मांगा जाता है, अगर सभी व्यक्ति अपने अधिकार वापस मांग लेते हैं, तो इसका मतलब यही होगा जो सभ्य समाज होगा वो भंग हो जाएगा, वो वापस से फिर से वो बेकार हो जाएगा समाज, और प्राकृतिक दशा, स्टेट ऑफ नेचर की दशा दोबारा से लौट आएगी, जिसका मतलब होगा कि अशांति फैली रहेगी चारों तरफ और कोई सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। और इसी आधार पर हॉब्स ने इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हो रहा था उसकी निंदा की थी, उसको अनुचित ठहराया था, क्योंकि हॉब्स एक शक्तिशाली शासन की बात कर रहा है और सरकार का समर्थन कर रहा है। तो इसीलिए उसने जो गृह युद्ध हुआ था, जो जनता ने, जो संसद ने राजा के प्रति गृह युद्ध किया था, तो उसका इसीलिए ये हॉब्स विरोध करता है, क्योंकि हॉब्स ने कहा ना कि सारी शक्ति तो भाई प्रभु सत्ताधारी के पास है, तो आप उसे वापस नहीं मांग सकते हैं। तो गृह युद्ध में वो हो क्या रहा था, यही हो रहा था कि जो इंग्लैंड का जो राजा थे उससे शक्ति को मांगा जा रहा था, संसद को दी जाए शक्ति, यही हो रहा था, तो इसको उन्होंने अनुचित ठहराया। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत एक ऐतिहासिक कल्पना है जो दार्शनिक सत्य को व्यक्त करती है। इससे यह प्रकट होता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति जनसाधारण की इच्छा और जनसाधारण के हित साधन के उद्देश्य से हुई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, ये बहुत ही पुराना सिद्धांत रहा है। बहुत सारे दार्शनिकों ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की बात की है और इसको सत्य साबित करने की कोशिश की है। अब ये जो सिद्धांत है, इससे ये साफ साफ हो जाता है कि सरकार कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, बट उससे ये कन्फर्म है इस सिद्धांत से कि उस सरकार का गठन भी जनता के कारण ही हुआ है। जनता की इच्छा से ही, जनता के इंटरेस्ट के कारण ही सरकार का गठन हुआ है, या जो प्रभु सत्ताधारी वर्ग है वो अस्तित्व में आया है, सिर्फ और सिर्फ जनता के कारण ही। अब कितनी भी गवर्नमेंट ले लो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की हो गई, चाइना की हो गई, कहीं की भी हो गई, या इंडियन डेमोक्रेसी हो गई, तो हम इन डेमोक्रेसी को, इन गवर्नमेंट्स को ये नहीं कह सकते कि अपने आप अस्तित्व में आई, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से बिल्कुल सिद्ध होता है कि इन गवर्नमेंट्स के निर्माण में, इन शक्तिशाली वर्ग के निर्माण में जनता का ही हाथ है। जनता की इच्छा के तहत ही ये शक्तिशाली वर्ग अस्तित्व में आया है, सरकार अस्तित्व में आई है। राज्य की स्थापना का मूल कारण मनुष्यों की दूरदर्शिता है, जो यह अनुभव करते हैं कि नागरिक समाज आत्मरक्षा और संतुष्ट जीवन का एकमात्र साधन है। अब मनुष्य यही सोचता है कि जो नागरिक समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें आत्मरक्षा रक्षा हो सके सभी लोगों की, सभी लोगों का जीवन संतुष्ट हो सके, तो उसके लिए स्टेट की आवश्यकता है। मनुष्यों को लगता है ऐसा, इसी कारण से स्टेट अस्तित्व में आया है। स्टेट मतलब समझ रहे हैं कि एक देश है जहाँ पर एक सरकार है, एक पॉपुलेशन है, वहाँ एक मतलब कल्चर्स है, तो वो स्टेट होता है। तो स्टेट का अस्तित्व इसीलिए है ताकि लोगों की रक्षा हो सके, लोगों के जीवन को संचालित किया जा सके। हॉब्स ने अरस्तू के इस सिद्धांत का खंडन किया कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल एनिमल है। हॉब्स मनुष्य को सामाजिक तो मानता है, परंतु उसका दावा है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। देखिए दोस्तों, अब जब हम अरस्तू को पढ़ते हैं तो अरस्तू कहता है कि मनुष्य, मानव एक राजनीतिक प्राणी है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। जब हमने अरस्तू को पढ़ा था तो हमने ये भी बात की थी कि अपने आप ही राज्य अस्तित्व में आ जाता है। राज्य का अस्तित्व जो होता है वो स्वाभाविक होता है अरस्तू के हिसाब से, क्योंकि अरस्तू कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी होता है, फिर धीरे धीरे वो राज्य का गठन कर लेता है। तो यहाँ पर हॉब्स इस बात का पूरी तरह खंडन करता है, खंडन मतलब विरोध करता है, इसको नकार देता है, इस सिद्धांत को अरस्तू के कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। हॉब्स ने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी नहीं है, क्योंकि जो राज्य है, राज्य एक कोई भी प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य को मनुष्यों ने बनाया है, तो ये एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, एक कृत्रिम संस्था है, बनाई गई संस्था है, वो अपने आप नहीं बने।
अरस्तू कहता है कि वो तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से एक समय ऐसा आता है कि राज्य का गठन हो जाता है, बट हॉब्स ऐसा नहीं कह रहा। तो इसीलिए हॉब्स कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तो है, बट एक राजनीतिक प्राणी नहीं है। राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति भी सर्वथा आवश्यक है, अन्यथा लोगों का समझौता ताश के पत्तों के महल की तरह हवा में उड़ जाएगा। इसीलिए हॉब्स ने प्रभुसत्ता से जुड़ी शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। हॉब्स के अनुसार, हॉब्स ने जो लेवियाथन बुक लिखी है उसके अनुसार, जो प्रतिज्ञापत्र शक्ति की नींव पर ना टिके हों वे कोरे शब्दजाल हैं जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ हैं। देखिए दोस्तों, अब हॉब्स का मानना है कि जो भी समझौता होता है वो उसके लिए शक्ति का होना, पावर का होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्यों की सहमति के हिसाब से राज्य की स्थापना तो हो जाती है, बट शक्ति के बिना वो एक ताश के पत्तों के महल की तरह होगा। जैसे हवा चलेगी वो महल गिर जाएगा। मतलब ये कि प्रभुसत्ता से जुड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, हॉब्स का ये मानना है। मतलब कि जो समझौता हुआ है उसको लागू करवाने के लिए जो भी प्रभुसत्ताधारी वर्ग है उसके पास पावर होनी चाहिए, जो सरकार है उसके पास शक्ति होनी चाहिए ताकि वो उस समझौते को लागू करवा सके। क्योंकि उस समझौते में सबसे बड़ी बात क्या लिखी है? मनुष्य की सुरक्षा। अब मनुष्य की सुरक्षा एक सरकार तभी कर सकती है जब सरकार के पास ये शक्ति हो, उसके पास इतनी पावर तो होनी चाहिए ना कि वो सभी मनुष्यों की सुरक्षा कर सके, सभी को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इसीलिए जो भी समझौता शक्ति की नींव पर आधारित नहीं होता है वो सही मायने में मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। ये हॉब्स का मानना था। अब यहाँ पर अब एक शब्द आ रहा है प्रभुसत्ता। अब ये प्रभुसत्ता क्या होती है, इसी कारण से प्रभुसत्ता को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हॉब्स ने अब अपना एक प्रभुसत्ता का सिद्धांत सामने रखा है जिसे अब हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ऐसा कोई भी समझौता जो कि प्रभुसत्ता की शक्ति से बंधा नहीं होता उसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब सामाजिक अनुबंध हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, बट जो प्रभुसत्ताधारी वर्ग है उसके पास संप्रभुता की शक्ति नहीं है। मतलब उसके पास ऐसी स्वतंत्र शक्ति नहीं है जिसका वो प्रयोग कर सके। उसके चलते सामाजिक अनुबंध का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि फिर वो व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अब इसी कारण से अब हमें पढ़ना है कि प्रभुसत्ता की शक्ति का क्या अर्थ होता है। प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत हॉब्स ने दिया था अब हम उसको समझते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हॉब्स ये कह रहा था कि जो सामाजिक अनुबंध होता है उसके अंतर्गत प्रभुसत्ता की शक्ति भी होती है। मतलब प्रभुसत्ताधारी वर्ग, जो राजा वगैरह जो भी होता है, उसके पास सॉवरेन पावर होती है, प्रभुसत्ता की शक्ति होती है। अब ये क्या है, अब हम इसी को समझ रहे हैं। तो प्रभुसत्ता का सिद्धांत इस प्रकार है। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रभुसत्ता का विचार सबसे पहले 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक ज्यां बोंदा ने रखा था। बोंदा प्रभुसत्ता को एक पूर्ण शक्ति के रूप में विकसित करना चाहता था, लेकिन इसका विवेचन करते करते उसने कुछ ऐसी मर्यादाएं, लिमिटेशंस निर्धारित कर दी जो इसे पूर्ण शक्ति बनने से रोकती थीं। हॉब्स ने अपनी चिंतन शैली के अंतर्गत इन कमियों को दूर करने का बीड़ा उठाया और प्रभुसत्ता के विचार को पूर्ण शक्ति की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। अब देखिए दोस्तों, प्रभुसत्ता का सिद्धांत। प्रभुसत्ता का मतलब आपको पहले ही पता होगा, शॉर्ट में कहूँ तो स्वतंत्रता। इंडिया एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, मतलब स्वतंत्र स्टेट है, ठीक है। अब ये प्रभुसत्ता का सिद्धांत हॉब्स हमें बता रहा है, बट हॉब्स से पहले हकीकत में इस सिद्धांत को एक दार्शनिक हैं फ्रांस के ज्यां बोंदा, एक दार्शनिक थे 16वीं शताब्दी के। इन्होंने सबसे पहले ये सिद्धांत, प्रभुसत्ता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब जो ये ज्यां बोंदा है, इसको
जीन इंग्लिश में जीन बॉदीन भी कहा जाता है, जीन बॉदीन। ठीक है। अब ये जब प्रभु सत्ता का सिद्धांत यानी कि प्रभु सत्ता का सिद्धांत बना रहे थे, तो ये चाहते थे कि प्रभु सत्ता के सिद्धांत को एक पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर के रूप में विकसित किया जाए। मतलब प्रभु सत्ता का मतलब बहुत पूरी अनलिमिटेड शक्ति हो। ठीक है। बट इन्होंने जब सिद्धांत को बनाया तो फिर भी इन्होंने प्रभु सत्ता के सिद्धांत का विवेचन करते करते इन्होंने कुछ लिमिटेशंस ला दी। इन्होंने मतलब इन्होंने जो राजा होगा उसके लिए कुछ लिमिटेशंस भी डिसाइड कर दी। अब इसी के चलते जो हॉब्स था वो इन कमियों को दूर करने के लिए उसने फिर अपना अलग प्रभु सत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए, जो ये जहाँ बोंदा है वो प्रभु सत्ता का सिद्धांत वो रखते तो हैं, बट कई सारे लिमिटेशन लगा देते हैं राजा वगैरह या प्रभु सत्ताधारी के ऊपर, मतलब पूर्ण शक्ति नहीं देते हैं। अब जो हॉब्स है वो पूर्ण शक्ति की बात करता है, प्रभु सत्ता को पूर्ण शक्ति के रूप में वो देखता है। इसलिए जो कमियां रह गई थी जहाँ बोंदा के प्रभु सत्ता के सिद्धांत में, उसको वो दूर करता है। तो आपको बात समझ आ गई होगी। बट अब हम बात करते हैं कि जहाँ बोंदा यानी कि जो ये बॉडीन थे, इनके सिद्धांत में आखिर कमी क्या थी, क्योंकि इन्हीं कमी को तो दूर करना चाहता था हॉब्स। तो इस इनके सिद्धांत में कमी क्या थी, अब हमें इसे भी समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हार्ड ज़्यादा नहीं है, बट वही है कि लेंथी हो रहा है। अब लेंथी वो होकर रहेगा, मेरे हाथ में नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो जहाँ बोधा थे उनके प्रभु सत्ता के सिद्धांत में क्या कमी थी। तो कमी को देख लेते हैं पहले। तो जॉर्ज एच सैबाइन ने जहाँ बोंदा के प्रभु सत्ता सिद्धांत की 3 कमियों की ओर संकेत किया है जो इसे पूर्ण शक्ति का रूप नहीं धारण करने देती। तो ये 3 कमियां हैं जो इसे पूर्ण शक्ति नहीं बनने देती प्रभु सत्ता को। पहला ये है कमी कि बोंदा यह मानता था कि अपनी इच्छा को कानून के रूप में व्यक्त करते समय प्रभु सत्ताधारी निरंतर ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक कानून से बंधा रहता है। यह कानून उसे अपने वचन निभाने और निजी संपत्ति का सम्मान करने को बाध्य करता है। फिर कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें प्रभु सत्ताधारी के आदेश का उल्लंघन उचित होगा, हालांकि ऐसे मामले बहुत कम होंगे। अब पहली कमी जो थी, जो पूर्ण शक्ति बनने से रोकती थी प्रभु सत्ता को, तो ये थी कि बोंदा ने माना था कि जो राजा होगा या प्रभु सत्ताधारी वर्ग होगा वो ईश्वर के कानून से बंधा रहेगा, या जो लॉ ऑफ नेचर है, प्राकृतिक कानून, उससे बंधा रहेगा। तो ये थोड़ी सी बाउंडेशन लगा दी ना राजा के ऊपर, प्रभु सत्ताधारी के ऊपर। तो ये थी पहली बात। अब दूसरी कमी थी, बोंदा के अनुसार प्रभु सत्ताधारी अपने देश के सांविधानिक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसने तर्क दिया कि फ्रांसीसी प्रभु सत्ताधारी को फ्रांस के संवैधानिक कानून के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह था कि प्राचीन काल से जो चलन चला आ रहा हो, प्रभु सत्ताधारी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए वह उत्तराधिकार से जुड़ी परंपरा को नहीं बदल सकता था और अपने राज्य के लिए किसी हिस्से को अपने से अलग नहीं कर सकता। देखिए, अब जो दूसरी बाउंडेशन लगा दी बोंदा ने वो ये कि प्रभु सत्ताधारी जो होगा, जो राजा होगा, जो शासक होगा, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे संविधान के दायरे के अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा। और उसने जो फ्रांस का शासक था उसको सलाह दी, उसको कहा कि उसे भी संविधान के कानून के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, वो संविधान से ऊपर नहीं है। और इस तरह हुआ ये कि बोंदा ने प्रभु सत्ताधारी के ऊपर एक बाउंडेशन लगा दी कि वो जो परंपरा चली आ रही होगी उसको बदल नहीं सकता। अब तीसरी जो कमी थी इसमें ये थी कि क्योंकि बोंदा के विचार से निजी संपत्ति का सम्मान प्राकृतिक कानून का हिस्सा था, इसलिए उसने यह मान्यता रखी कि प्रभु सत्ताधारी इस संपत्ति के स्वामी की सहमति के बिना कराधान यानी कि टैक्सेशन लागू नहीं कर सकता। इस तरह बोंदा ने कराधान की शक्ति को अन्य प्रकार के विधि निर्माण की शक्ति से पृथक कर दिया। उसने तर्क दिया कि संपत्ति का अधिकार परिवार का आवश्यक तत्व है
और परिवार स्वयं राज्य का आवश्यक तत्व है। कराधान की शक्ति परिवार को नष्ट करने की शक्ति है और राज्य अपने ही सदस्यों को नष्ट करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इस तरह बौंदा ने कराधान के अधिकार को प्रभुसत्ता के विचार क्षेत्र से बाहर रखकर इससे जुड़ी शक्ति को सीमित कर दिया। अब मतलब यहाँ पर एक बाउंडेशन लगा दी कि जो सरकार होगी, जो शासक होगा, वो संपत्ति पर टैक्स तभी लगा सकता है जब संपत्ति का मालिक सहमत हो। तो हम बात कर रहे थे प्रभुसत्ता के सिद्धांत की। प्रभुसत्ता के सिद्धांत का मतलब था, जो हॉब्स था वो चाहता था कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत पूर्ण हो। पूर्ण मतलब पूरी शक्ति हो प्रभुसत्ता के सिद्धांत की। पूर्ण शक्ति का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पावर हो, मतलब शासक को कुछ भी करने की शक्ति हो। शासक अगर चाहे तो संविधान को भी बदल सकता है, सारी शक्ति शासक के पास हो। ये होती है पूर्ण शक्ति, और यही सिद्धांत प्रभुसत्ता के रूप में प्रस्तुत करना हॉब्स को करना था। अब हॉब्स ने सबसे पहले बौंदा के सिद्धांत को देखा, तो बौंदा के सिद्धांत में पूर्ण शक्ति के लिए 3 कमी देखी गई। 3 कमी के कारण पूर्ण शक्ति नहीं थी। पहली कमी आपको बता दी कि फाउंडेशन लगा दी कि सरकार जो होगी, जो राज्य होगा, उसके ऊपर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून का प्रभाव होगा। इसके अलावा जो दूसरा मैंने बताया कि जो शासक होगा वो परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है उसे नहीं बदल सकता, संविधान का पालन करेगा वो। और फिर तीसरा, जो वो टैक्स नहीं लगा सकता किसी संपत्ति पर। तो ये कई सारी बाउंडेशन लगा दी गई थी। तो ये 3 कमियां बौंदा के प्रभुसत्ता के सिद्धांत में थी। बट हम बौंदा को नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ हॉब्स को ही रहे हैं। बट हॉब्स के कारण हमें बौंदा को भी पढ़ना पड़ा। हॉब्स ने अपनी नई तर्क शैली के अंतर्गत प्रभुसत्ता की उन अयोग्यताओं को दूर कर दिया जो बौंदा के सिद्धांत में निहित थी। हॉब्स ने तर्क दिया कि कानून की परिभाषा उससे जुड़ी नैतिक धारणा को ध्यान में रखकर नहीं दी जा सकती। वह केवल प्रभुसत्ताधारी का आदेश होता है। प्राकृतिक कानून इसे सीमित नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक कानून को सही अर्थ में कानून ही नहीं मान सकते। प्रभुसत्ताधारी अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होता है। व्यक्ति केवल वहीं तक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है जहां तक प्रभुसत्ताधारी मौन हो। मतलब देखो दोस्तों, अब हॉब्स ने अपना प्रभुसत्ता का सिद्धांत बनाया, तो उसने जो कमियां रह गई थी बौंदा के सिद्धांत में, उन कमियों को हटा दिया। जो प्रभुसत्ताधारी के ऊपर जो बाउंडेशन जो लगाई गई थी, उसको, उन सभी को हॉब्स ने अपने सिद्धांत में हटा दिया। और हॉब्स ने कहा कि जो कानून होता है वो कभी भी नैतिकता से नहीं जुड़ा होता। नैतिक भावना होती है ना, एक मोरल वैल्यूज होती हैं, तो कानून उससे नहीं जुड़ा होता। कानून किससे जुड़ा होता है? प्रभुसत्ताधारी के आदेश से। मतलब जो राजा ने आदेश दे दिया, शासक ने, वही कानून है। और इस कानून को प्राकृतिक कानून भी, जो नेचुरल राइट्स होते हैं, वो भी इसको नहीं तोड़ सकते या नहीं रोक सकते प्रभुसत्ताधारी को। क्योंकि हॉब्स ने कहा जो प्राकृतिक कानून है, हकीकत में वो कानून थोड़ी ना थे, वो तो एक नॉर्मल एक परामर्श था। ये कहा हॉब्स ने। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हॉब्स प्रभुसत्ताधारी की शक्ति पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। प्रभुसत्ता के जो सिद्धांत था संप्रभुता का, उसमें उसने प्रभुसत्ताधारी वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता दी है। और व्यक्ति से कहा है कि व्यक्ति तभी तक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है जब तक प्रभुसत्ताधारी उसे अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने दे रहा है, जहाँ तक एक लिमिट है हर चीज़ की। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ प्रभुसत्ता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और प्रभुसत्ता का सिद्धांत हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने देख लिया, सामाजिक अनुबंध हुआ, समाज में एक समझौता हुआ जिसके कारण राज्य अस्तित्व में आया। प्रभुसत्ता जो संप्रभुता का सिद्धांत था, सॉवरेंटी का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत, सॉवरेंटी के सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई, पूर्ण शक्ति दी गई राजा को या जो शासक था उसको, हॉब्स के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप काफ़ी बोर हो गए होंगे। अब बोर होना लाजमी है, इतना लेंथी चैप्टर हो जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी सबसे हार्ड चैप्टर होता है। अगर आप कॉलेज में जाके इसके लेक्चर्स लेंगे
तो आप इसकी क्लास ही अटेंड नहीं करेंगे, यकीन मानिए। वो बात दूसरी है कि कोई बहुत अच्छा टीचर आए, वो आपको अच्छे से समझाए, तो मे बी आपका इंटरेस्ट बनेगा इसमें, बट फिर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये। अब मैं यहाँ पे आपको एक निष्कर्ष बता देता हूँ। अब निष्कर्ष मैं जानता हूँ आप लोग थोड़े थक गए होंगे, इसीलिए निष्कर्ष मैं बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मेन बातें आपको, ताकि आप एक निष्कर्ष समझ सकें, ठीक है। इसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप एग्ज़ाम में लिख देंगे, मैं आपको बस समझा देता हूँ। देखिए, अब जो हॉब्स है वो एक व्यक्तिवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, व्यक्तिवादी होता है वो। बट अभी हमने हॉब्स को जितना कुछ भी पढ़ा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो हॉब्स हैं, क्या वो पूर्ण सत्तावाद का समर्थन कर रहा है, मतलब समर्थन कर रहा है उसका। जो पूर्ण सत्तावाद होती है, जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, शासक ही सब कुछ होता है, सरकार ही सब कुछ होती है, तो क्या ये उसका समर्थक है? ये एक क्वेश्चन का विषय है, एक मतलब डिबेट का विषय रहा है थोड़ा। तो एक फ्रांसीसी लेखक हैं जोसेफ वाई लातो, इन्होंने कहा है कि जो हॉब्स है उसको इन्होंने सर्वाधिकार का प्रथम सिद्धांतकार कह दिया है। जो सर्वाधिकारवाद था, जिसमें शासक ही सब कुछ होता है, उसका सिद्धांतकार इन्होंने हॉब्स को कह दिया है। बट लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हॉब्स ने मनुष्यों पर भी फोकस किया है, व्यक्ति पर भी फोकस किया है। उसने व्यक्ति को किसी ऐसे दायित्व से नहीं बांधा है जो उसके अपने कृत्य से पैदा नहीं होते। देखिए दोस्तों, अपने सिद्धांतों में हॉब्स ने ये भी कहा है कि देखो, हॉब्स ने ये तो कहा है कि विद्रोह नहीं करना चाहिए, शासक का वध नहीं करना है, ठीक है, ये बातें तो ठीक है कि शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं करना है, ये तो हॉब्स ने कहा है। बट हॉब्स ने साथ में ये भी कहा है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है, अपनी रक्षा का खुद व्यक्ति के पास जो अपनी रक्षा का खुद का अधिकार है, वो सबसे ऊपर है, वो सर्वोपरि है। यहाँ नोट्स में आपको दिख रहा है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। उसने कहा है आत्मरक्षा का व्यक्ति के सिद्धांत सबसे ऊपर है। अब हॉब्स ने अपने शब्दों में कहा है कि जब मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो, तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सदैव निरर्थक होगा। हॉब्स ने कहा है कि ऐसा समझौता करना बेकार है जिसमें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बल प्रयोग हो रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, और मैंने समझौता कर रखा है कि नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा होऊंगा, बट फिर भी सरकार मेरे ऊपर मतलब बल का प्रयोग, फोर्स का प्रयोग कर रही है और मैं कुछ भी ना करूं, तो ऐसा समझौता बेकार है, ये हॉब्स ने कहा है। तो हॉब्स व्यक्ति को भी अहमियत दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखा जाए तो हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का केंद्र व्यक्ति है। व्यक्ति की इच्छा से राज्य का निर्माण होता है। व्यक्तियों की परस्पर सहमति के परिणाम स्वरूप प्रभु सत्ताधारी अस्तित्व में आता है। वह केवल उन विषयों में प्रभु सत्ता का प्रयोग करता है जिनका सरोकार व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने से हो। वह व्यक्तियों को प्राकृतिक दशा की अराजकता से निकालकर सभ्य जीवन की ओर प्रेरित करता है, ताकि उन्हें उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकें, परिवहन और संचार के साधन विकसित किए जा सकें, कला और संस्कृति को पनपने का अवसर दिया जा सके। इस सारे प्रयास में प्रभु सत्ताधारी की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस क्षेत्र के बाहर सब व्यक्ति परस्पर लेन देन के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत विस्तृत क्षेत्र बच जाता है, जिसमें प्रभु सत्ताधारी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। संक्षेप में हॉब्स के अनुसार राज्य अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति के साध्य का साधन है। अतः हॉब्स का राज्य सिद्धांत आरंभ से अंत तक व्यक्तिवादी सिद्ध होता है। अब देखिए दोस्तों, हम इंडिविजुअलिज्म को पढ़ रहे थे, व्यक्तिवाद को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने हॉब्स को पढ़ा था। देखिए, अब हॉब्स को हमने जितना भी पढ़ा था, शुरू में हमें यही लगा पढ़ने के बाद तो कि हॉब्स सर्वाधिकारवाद का समर्थक है, मतलब कि सरकार को ही सब कुछ कह रहा है, वो सब सरकार ही सब कुछ है, हमें कुछ ऐसा लगा। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हॉब्स का मानना था कि जो प्राकृतिक दशा थी वो अराजकता की स्थिति थी, उसमें व्यक्तियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, एक दूसरे के साथ व्यक्ति लड़ रहे थे, लूट रहे थे एक दूसरे को। तो यहाँ पर हॉब्स ने प्रभु सत्ताधारी वर्ग के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिसमें मनुष्य शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें, अपना विकास कर सकें। जो व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग
एक राज्य के अंतर्गत ही वो कर सकता है, इसीलिए उसने प्रभु सत्ताधारी को काफ़ी शक्तियाँ देने की बात कही है। बट साथ में उसने व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। व्यक्ति एक अच्छा जीवन मतलब व्यक्ति को मिल सके तो वो सभ्य समाज में ही मिल सकता है, और सभ्य समाज कब होगा? जब राज्य की उत्पत्ति होगी, जब प्रभु सत्ताधारी के पास शक्ति होगी। तो वो व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा वो ये भी मानता है कि जो व्यक्ति होंगे वो स्वतंत्र होंगे, आपस में लेन देन करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। वो प्रभु सत्ताधारी को इसीलिए बस संप्रभु कह रहा है, पूर्ण शक्ति दे रहा है, ताकि जो देश है उसके अंदर गृह युद्ध वगैरह ना हो सके, जिससे कि मनुष्यों के जीवन में जो विकास हो रहा है उसमें रुकावट ना आ सके। वो इसलिए उसको शक्ति दे रहा है। तो इस तरह इस जो राज्य है, हॉब्स के अनुसार जो स्टेट है वो अपने आप में ही सब कुछ नहीं है, अपने आप में एक साध्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और व्यक्ति के अकॉर्डिंग ही राज्य बनता है। मतलब कि व्यक्ति के साध्य का साधन, मतलब कि व्यक्ति राज्य का प्रयोग करके ही, राज्य में रहकर ही वो अपने लक्ष्यों को पाता है। तो इस तरह जो हॉब्स का राज्य का सिद्धांत है वो आरंभ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक व्यक्तिवादी सिद्ध होता है, कि वो व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसने ह्यूमन नेचर की बात की, व्यक्तियों की बात की, तो व्यक्तिवादी सिद्ध होता है। व्यक्तिवादी का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। व्यक्तिवादी का मतलब होता है कि ऐसा सिद्धांत जो कि व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है, और ये मांग करता है कि जो सार्वजनिक नीति और जो नियम बनाए जाएंगे उसमें व्यक्ति की जो निर्णय करने की, जजमेंट करने की जो क्षमता है उसको मान्यता दी जाती है। मतलब कि जो व्यक्तिवादी होते हैं वो मनुष्य को विवेकशील, काफ़ी बुद्धिमान प्राणी मानते हैं, रैशनल क्रिएचर मानते हैं कि मनुष्य में क्षमता होती है डिसीजन लेने की। तो व्यक्तिवाद का समर्थक सिद्ध होता है हॉब्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, बट आपको एट द एंड समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी आया तो थोड़ी थोड़ी वीडियो को आप करके थोड़ा थोड़ा देखें, थोड़ा थोड़ा समझें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।